आप सभी को नमस्कार। मैं मिथिलेश साहू एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं, जिसमें हम लोग सेकंड पेपर का जो टॉपिक है FFP, जिसे फ्लासिफिकेशन, फैब्रिकेशन और प्लेजरिज्म कहते हैं। ये मुख्यतः आ, जो वैज्ञानिक कदाचार है, साइंटिफिक मिस कंडक्ट है ना, उससे संबंधित है। ये जो टर्म्स है वो थोड़ा सा लेंदी है, इसे मैं लेकर इस वीडियो में आया हूँ। आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैज्ञानिक कदाचार क्या है, इसका परिचय देखेंगे। वैज्ञानिक कदाचार उस प्रकार के कार्यों को कहा जाता है जो शोध के नैतिक मापदंडों का उल्लंघन करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है शोध परिणामों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, या बिना अनुमति या बिना श्रेय के किसी और के कार्य को अपनाना। ये होता है वैज्ञानिक कदाचार। ठीक है, इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं मैंने अभी बताया। FFP, ठीक है, क्लासिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लेजरिज्म, विकृति, कृत्रिम निर्माण और साहित्यिक चोरी। क्लासिफिकेशन, विकृति। विकृति का तात्पर्य किसी शोध डेटा या प्रक्रिया को जानबूझकर इस तरह से बदलना या तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना जिससे वास्तविक परिणाम छुप जाए, और या किसी निश्चित निष्कर्ष को झूठ रूप में दर्शाया जा सके, उसे हम विकृति या क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी प्रयोग के आंकड़े को संपादित करना ताकि वे हाइपोथेसिस के अनुकूल दिखे, जैसे ग्राफ, छवियां या आंकड़ों को आंकड़ों में बदलाव करना आदि। इसका प्रभाव क्या होता है? शोध की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते हैं। सामाजिक और वैज्ञानिक हानि इसमें दिखाई देती है। ठीक है, दूसरा आपका टॉपिक है ना, कृत्रिम निर्माण, फैब्रिकेशन। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। कृत्रिम निर्माण का तात्पर्य है किसी शोध में मौजूदा या मौजूद डेटा या परिणाम को पूरी तरह से गढ़ लेना, यानी ऐसी जानकारी बनाना जो किसी अस्तित्व में थी या नहीं। ठीक है, इसे फैब्रिकेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए बिना किसी प्रयोग के परिणाम को प्रस्तुत करना, फर्जी आंकड़े बनाना और रिपोर्ट को दर्शाना। इसके प्रभाव देख लेते हैं। विज्ञान में झूठी जानकारी का प्रचार करना, शोधकर्ताओं की छवि और संस्था की प्रतिष्ठा पर बुरा असर इसमें होता है। तीसरा जो टॉपिक है प्लेजरिज्म, इसको मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया है, इसको आप ज़रूर से देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा है, इसको आप एक बार ज़रूर देखें, है ना। प्लेजरिज्म, साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी का अर्थ होता है किसी और के विचार, उसके डाटा या शब्द को, उनके कार्यों को बिना उन्हें श्रेय श्रेय दिए क्या करना, चोरी कर लेना, है ना। ठीक है, उसको हम प्लेजरिज्म या साहित्यिक चोरी कहते हैं। इसके प्रकार है प्रत्यक्ष चोरी, आंशिक चोरी, आत्म चोरी। ठीक है, प्रत्यक्ष चोरी शब्दांश कॉपी करना होता है। आंशिक चोरी में कुछ वाक्यों को बदलकर हम क्या करते हैं, उसका प्रयोग कर लेते हैं बिना श्रेय दिए। और आत्म चोरी, सेल्फ प्लेजरिज्म, क्या होता है, पहले से प्रकाशित जो सामग्री है या जो हमारा शोध कार्य है, रिसर्च पेपर है, उनको हम दोबारा से प्रकाशित करा देते हैं, तो वो आत्म चोरी या सेल्फ प्लेजरिज्म कहलाता है। ठीक है, इसके निवारण के उपाय हैं सभी संदर्भ साइटेशन को देना। ठीक है, साइट करना, साइटेशन उद्धरण को देना होता है। प्लेजरिज्म जांच उपकरणों का प्रयोग करना। इसके प्रमुख उपकरण मैंने पहले ही बता दिया था ना आप लोगों को कि टर्निटिन है, ठीक है, उरकुंड है, ठीक है, ग्रामरली है ना, और डुप्ली चेकर। ये सभी जो टूल्स हैं जिससे प्लेजरिज्म का चेक होता है। ठीक है, इससे उचित अनुमति लेना इसमें आ जाएगा। ठीक है,
आगे हम देख पाते हैं कि वैज्ञानिक कदाचार की रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है। शोध प्रशिक्षण और नैतिक कार्यशाला आयोजित करके इसका रोकथाम कर सकते हैं। फैब्रिकेशन से पहले प्लेजरिज्म का जांच कर सकते हैं हम लोग, और सख्त दंड जैसे प्रकाशन प्रतिबंध व डिग्री रद्द करके भी इसमें रोकथाम किया जा सकता है। तो ये FFP जो टॉपिक है वो यही थ्योरी समाप्त होता है। हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत मैंने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लिए हैं, क्योंकि आपके जो कोर्सों का पेपर सेकंड है उसमें भी जब आप पेपर दिलाएंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी रहेंगे, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक कदाचार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? पुनः लेखन या पुनर्लेखन ये शामिल नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, शोध में किसी डेटा को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना कहलाता है, विकृति कहलाता है ना। ठीक है, उसके बाद बिना प्रयोग किए आंकड़े को बना लेना क्या कहलाता है? कृत्रिम निर्माण कहलाता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा साहित्यिक चोरी का प्रकार नहीं है? तो जो कल्पित डाटा है वो नहीं है ना। ठीक है, शोध में प्लेजरिज्म की पहचान के निम्नलिखित में से कौन सा जो उपकरण उसका प्रयोग करते हैं? तो मैंने बताया था ना अभी आप लोगों को कि टर्निटिन जो है वो प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक्सेल में आप काम करते हैं, एक्सेल शीट में, गूगल डॉक्स में आप प्रश्नोत्तरी वगैरह बनाते हैं, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप पावर पॉइंट प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्लाइड्स के माध्यम से। FFP का फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने बताया ना, फैब्रिकेशन, फ्लासिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लेजरिज्म। ठीक है, जब कोई शोधकर्ता अपने पुराने प्रकाशित कार्य को फिर से बिना सूचित किए प्रकाशित करता है वह कहलाता है आत्म चोरी। सेल्फ जो प्लेजरिज्म है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा उत्तर में। विकृति का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? डेटा को झूठ या झूठा रूप में दर्शाना। शोध में प्लेजरिज्म रोकने का प्रमुख तरीका क्या है? सही संदर्भ देना होता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नैतिक शोध का उदाहरण है? तो उचित क्रेडिट देना, ये क्या है? आपका उत्तर होगा उचित क्रेडिट देना। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है FFP ये समाप्त होता है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बेस्ट प्रैक्टिस स्टैंडर्ड सेटिंग इनिशिएटिव एंड गाइडलाइंस। ठीक है, सर्वोत्तम प्रथाओं के मानक निर्धारण की पहल और दिशा निर्देश, इसका परिचय देख लेते हैं। ठीक है, शोध और प्रकाशन में नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर कुछ संस्थाएं और समितियां कार्य कर रही है, जो शोध प्रश्नों या प्रकाशनों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखता है। इस हेतु दिशा निर्देश प्रदान करता है। इन्हें बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइंस कहा जाता है। ठीक है, इन संस्थाओं का उद्देश्य होता है शोधकर्ताओं, प्रकाशकों और संपादकों को नैतिक मानकों की जानकारी प्रदान करना। प्रकाशन में अनैतिक गतिविधियां जैसे प्लेजरिज्म, डुप्लीकेट सबमिशन, है ना, ऑथर या ऑथरशिप, ये सब की रोकथाम के लिए इसमें कार्य होता है। विवादों और शिकायतों के समाधान के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इनकी प्रमुख संस्था है कोप, है ना, कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, फिर वॉम या WAME, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर्स। ठीक है, तो इसको हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे, दोनों को हमने इसमें लिया है। इसके अंतर्गत और एक है ICMJE, और इसके बाद CSC और OASPA आदि संस्थाएं भी इसका दिशा निर्देश प्रदान करती है, दिशा निर्देश बनाती है। ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस है कोप, ठीक है, COPE, कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, इसका परिचय देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपके पेपर में आ सकता है, इसको आप पढ़िएगा।
परिचय देख लेते हैं। कॉप की स्थापना 1997 में हुई थी। यह एक स्वतंत्र संस्था है जो संपादकों, प्रकाशकों, शोधकर्ताओं को प्रकाशन नैतिकता से जुड़ी हुई दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? जो संपादक है, जो शोधकर्ता हैं, जो प्रकाशक है, उनको नैतिकता संबंधी दिशा निर्देश प्रदान करता है। आपको मुख्य रूप से इसे याद रखना है। तो इसके प्रमुख कार्य क्या है? जर्नल संपादक और प्रकाशकों को मार्गदर्शन देना, अनैतिक प्रकाशन जैसे प्लेजरिज्म, डाटा मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट करते हैं ना डाटा को, ठीक है, डुप्लीकेट सबमिशन पर सुझाव देना, शिकायतों और अपीलों के समाधान के लिए भी ये फ्लो चार्ट्स प्रदान करता है। ठीक है, मैं माफ़ कीजिएगा, मैं हिंदी माध्यम वाला तो हो सकता है इंग्लिश में कहीं डगमगा जाता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, है ना, हो जाता है। कोप के दिशा निर्देश के क्षेत्र क्या क्या है? ठीक है, ये सब इंग्लिश गाइडलाइन है, ऑथरशिप गाइडलाइंस है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, उसके बाद फिर रिटेक्शंस पॉलिसीज, पीयर रिव्यू, एथिक्स, है ना, डाटा इंटीग्रिटी, ठीक है, करेक्शंस एंड मिस कंडक्ट हैंडलिंग, ये सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कॉप का महत्व क्या क्या है इसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल द्वारा व्यापक रूप से अपनाया जाता है। शोध प्रकाशकों या प्रकाशकों की गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायक होता है। ओपन एक्सेस और ट्रांसपर्ट हैंडलिंग पर जोर देता है। ठीक है, भाग 3 में आ जाते हैं। वॉम या WAME, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर्स, ठीक है, इसका परिचय देख लेते हैं। वॉम की स्थापना 1995 में हुई थी। इसका उद्देश्य मेडिकल जर्नल्स के संपादकों की नैतिक और गुणवत्ता संपन्न संपादन प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षित करना। ठीक है, तो वॉम क्या करता है? मेडिकल जर्नल्स जो होते हैं उनके संपादकों को नैतिकता और गुणवत्तापूर्ण जो कंटेंट है या प्रकाशन है उसके लिए प्रेरित करता है, उनके लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है संपादकीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, संपादकों को नैतिक मुद्दा पर सहायता देना, वैश्विक स्तर पर चिकित्सा प्रकाशनों की गुणवत्ता को बढ़ाना आदि इसके उद्देश्य है। मुख्य दिशा निर्देश जो है ये सब के अंतर्गत आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैनेजमेंट, प्लेजरिज्म और डुप्लीकेशंस की पहचान करना, है ना, पेटेंट या प्राइवेसी ऑफ, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है, आपको पढ़ लेना। पीयर रिव्यू, इंटीग्रिटी, एडिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब इसके अंतर्गत आएगा, है ना। ठीक है, तो आपको एक बार देख लेना है, मैं इसको धीरे से आगे बढ़ा देता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। वॉम की विशेषता क्या क्या है? स्वतंत्रता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बनाए रखना, सभी जर्नल संपादकों के लिए फ्री संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान करना, अनैतिक चिकित्सा शोध प्रकाशकों पर कठोर रोक अपनाना। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइंस क्या है? समग्र दृष्टिकोण क्या क्या है? इसमें क्या क्या होनी चाहिए? इसके प्रमुख सिद्धांत क्या है? पारदर्शिता होनी चाहिए, ठीक है, और जवाबदेहिता होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए और सत्यता होनी चाहिए। ठीक है, अभ्यास अगर देखें इसमें तो पांडुलिपियों का नैतिक मूल्यांकन हो, डाटा का सत्यापन इसमें हो, लेखकता का सही निर्धारण इसमें होना चाहिए, हितों के टकराव की घोषणा इसमें कर सकते हैं और उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता की रक्षा भी इसमें हो जाती है। ठीक है, तो हमने कोप और वॉम को पढ़ा। ठीक है, मैंने इसमें समझाने की कोशिश की आपको, आशा है कि आपको समझ आया होगा। एक बार आप वीडियो को देखिएगा, जैसे आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म्स हैं जो हमने मास्टर्स में भी नहीं पढ़ा है, तो ऐसे टर्म्स को आपको रीड करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है,
इसके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं, इसको देख लेते हैं। कोप का पूर्ण नाम क्या है? तो कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स। वॉर्म की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995 में। आप सभी को पता है, अभी मैंने ऊपर बताया। कोप का मुख्य उद्देश्य है प्रकाशन नैतिकता को बढ़ावा देना। वॉर्म का प्रमुख क्षेत्र क्या है? चिकित्सा जर्नल संपादन। कोप किस प्रकार की समस्या के समाधान के लिए फ्लो चार्ट्स प्रदान करता है? तो प्रकाशन से संबंधित शिकायतें। नीचे दिए गए कौन से बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइन की संस्था नहीं है? तो UNESCO ये नहीं है ना, ठीक है। प्लेजरिज्म की पहचान के लिए कोप में कौन से दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह दी जाती है? तो ट्रेनिटिन जैसे टूल्स का प्रयोग करके हम प्लेजरिज्म को चेक कर सकते हैं ना, जान सकते हैं। 8वां है एडिटोरियल इंडिपेंडेंस से तात्पर्य क्या है? संपादकों की स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति से ये इसका मतलब है, ठीक है। वॉर्म किस प्रकार की गोपनीयता पर जोर देता है? तो कौन सी गोपनीयता पर जोर देता है? रोगी की गोपनीयता पर जोर देता है। कोप और वॉर्म दोनों ही प्रकाशक में किस सिद्धांत को प्राथमिकता दी गई है? तो पारदर्शिता को इसमें प्राथमिकता दी गई है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको FFP, कोप और वॉर्म समझ आया होगा, ठीक है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार 3 बार देखिए, तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। बाकी मैंने इसमें आप लोगों के लिए कोशिश किया है, एक प्रयास है मेरा कि आप लोगों को पेपर से पहले कुछ वीडियोस प्रोवाइड कराऊं ताकि आपको हेल्प हो सके, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं नए नए इसी प्रकार के टॉपिक्स से वीडियो बनाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।